गवर्नमेंट फॉर्म क्यों नहीं की गई। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों वाली इस बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने शिवसेना की तरफ से दलील पेश करते हुए सबसे पहले रविवार के दिन सुनवाई करने पर माफी मांगी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव से पहले हुआ गठबंधन टूट गया, जिसके बाद शिवसेना ने चुनाव के बाद गठबंधन बनाने की कोशिश की। 22 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सरकार बनाने की सहमति बनी। लेकिन अचानक जब दिल्ली में राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी। सिब्बल ने दलील दी कि किस आधार पर डॉक्यूमेंट पर राज्यपाल ने फडणवीस को शपथ दिलाई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, अब वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद आप बता रहे थे कि थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए, फिलहाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंबई के पवई इलाके के रेनेसेंस होटल पे हैं, जहां पर एनसीपी के सारे विधायक रुके हुए हैं। शरद पवार भी वहां पे मौजूद हैं और वहां पे मीटिंग भी चल रही है। हो सकता है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो मीटिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले होटल ललित आएंगे। होटल ललित में शिवसेना के जितने 56 विधायक है वो वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो एयरपोर्ट के आस है और JW मैरिट और होटल ललित की दूरी महज 5 मिनट की दूरी है। होटल ललित में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपने विधायकों से मिलने के बाद वापस यहाँ पर, जहाँ पे हम मौजूद हैं, होटल JW मैरिट, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं, वहाँ पर मीटिंग करेंगे। और बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में अहमद पटेल भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा समीकरण है, जो पूरा सिनेरियो है, हर एक घंटे में बदल रहा है और हर एक जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो विधायक, जो जीते हुए विधायक हैं, उन्हें अपने साथ बना के साथ रखें, क्योंकि कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फ्लोर टेस्ट हो और कल के या फिर कोई दिन या कुछ समय निश्चित करता है, तो कम से कम जो तीनों पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, वो अपने कॉन्फिडेंट में रहे कि जितने विधायक उनके साथ हैं वो तुरंत विधानसभा पहुंचकर फ्लोर टेस्ट पास कर सकें। अब देखिए गायत्री, पूरा सब जो है वो नंबर गेम है। जो बीजेपी दावा कर रही थी कि उनके पास 170 से 150 विधायक साथ में, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में सिर्फ 105 सीटें जीती हैं। अगर निर्दलीय विधायक उनके साथ भी जाते हैं तो 118, 120। और एनसीपी, जो अजीत पवार साथ में गए, उन्होंने दावा किया था कि 30 से 35 विधायक उनके साथ में है, तो यानी कि बहुमत जो मैजिकल आंकड़ा 145 का, वो पूरी तरह से पार होता है। लेकिन अब शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिख रही है कि होटल रेनेसेंस में 54 सीटें जो एनसीपी जीती थी, उसमें से 51 जो विधायक है वो होटल मौजूद है, यानी कि सिर्फ 3 जो विधायक है वो एब्सेंट है। तो नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी और जो अजीत पवार के साथ एनसीपी है, वो उसका नंबर गेम थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ है, क्योंकि अब बीजेपी को ये साबित करना पड़ेगा कि उनके पास 145 से ज्यादा विधायक हैं अगर उनको सरकार में बने रहना है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह खुलकर बोल रही है कि उनके पास 170 से ज्यादा नंबर है और फ्लोर टेस्ट में वो 10 मिनट के अंदर अंदर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, तो किन विधायकों पर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एनसीपी नेता माजिद मेमन ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला होगा, क्योंकि आप लोगों ने मांग की थी कि कर्नाटक की तर्ज पे कोई फैसला होता तो आप लोग को राहत मिलती। बिल्कुल, फैसला तो हुआ नहीं ना जी। ये जो सुनवाई चली 11-11:30 बजे से आधा पौना घंटा चली वो, जिसमें कुछ दिक्कतें सरकार की तरफ से बताई गई कि भाई बहुत लेट हमको सर्व किया गया, हमारे पास गवर्नर की कॉपी नहीं है, न्यायालय ने भी पूछा कि कुछ कागजात थी, तो इसलिए वो हियरिंग कंटिन्यू है, कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत ही विनंतियां की गई कि साहब कल मत रखिए, परसों रखिए, ताकि हम एक दिन और पालें, मगर अदालत ने कहा बिल्कुल नहीं, ये मैटर अर्जेंट है, कल सुबह 10:30 बजे से कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस अंदाज से इसको मैटर को पेश किया गया और हमारा जो मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से माननीय राज्यपाल जी की ज़्यादती को उजागर करता है। हमने पहले भी कहा है कि अंधेरे में स्थापित की गई ये सरकार उजाले में टिक नहीं पाएगी, और चूँकि अजीत दादा को जो उन्होंने जाकर गुमराह किया है कि मेरे साथ 54 लोग हैं, ये हालांकि गवर्नर का ये कर्तव्य था, बड़े आदर के साथ मैं कहूँगा कि गवर्नर जी का ये कर्तव्य था संवैधानिक कि वो वेरीफाई करते कि वो कौन 54 लोग हैं जो आपके साथ हैं, हालांकि उनके साथ 2-4 लोग भी नहीं होंगे।